नमस्कार। नई परख के राष्ट्र मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हर रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि अगर अभी तक वे नई परख चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वे इससे जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को देखें, अपनी टीका टिप्पणियां दें। अभय सर नमस्कार। जी नीतीश नमस्कार। कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है। पिछले कई वर्षों में कहा जाता है कि वो बीमार रहते हैं। जब वो इंडिया गठबंधन से अलग हुए थे तब भी ये चर्चा चली थी कि आखिर उन्हें संयोजक क्यों नहीं बनाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उनके स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं थी। कल किसी कार्यक्रम में वो जब राष्ट्रगान हो रहा था तो लगातार हंसते रहे या इशारे करते रहे, तो उससे भी इस संदेह को बल मिला और पीछे भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। क्या नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के कारण जो आने वाले समय में राजनीति है उस पर काफी गहरा प्रभाव पड़ने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार पर दांव खेलने से और ज्यादा हिचकिचाएगी, क्योंकि वो लगातार इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आज जब मैंने वो वीडियो देखा कमल, तो मुझे याद आ गई 2015 की घटना। 2015 में जब ये महागठबंधन बनाया था इन्होंने लालू यादव के साथ मिलकर, तो केसी त्यागी के घर पर कुछ पत्रकारों के साथ मेरी उनकी मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की। तो हम लोगों ने साथ साथ भोजन भी किया और कुछ बातचीत भी हम लोगों ने की, राजनीतिक बातचीत की थी। जो तत्कालीन संदर्भ में बातचीत थी, वो बातचीत आज प्रासंगिक नहीं रह गई है। लेकिन उस वक्त मेरे ऊपर नीतीश कुमार की छवि ये पड़ी थी कि ये बहुत ही कसे हुए व्यक्तित्व का नेता है। और उनकी वाणी भी बड़ी संतुलित है और संयमित है। जितनी उन्होंने मुझसे बातचीत की, हर चीज का बड़ा सटीक जवाब, और तो मुझे अच्छा लगा था उनसे मिलकर। लेकिन पिछले 4-5 महीने से जो मैं उनका सार्वजनिक मंचों पर जो आचरण देख रहा हूँ, वो थोड़ा आचरण आश्चर्यचकित करने वाला है। अब इसका कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ताल्लुक है, या इसका कोई कि इसकी कोई मेडिकल व्याख्या की जानी चाहिए, तो ये तो कोई डॉक्टर ही करेगा कि भाई उनको कोई रोग है, कोई तो क्या रोग है। अच्छा, जहां तक उनकी राजनीति का सवाल है नीतीश कुमार की, उनकी राजनीति कमजोर नहीं हुई है। आप देखिए ना, उनकी राजनीति का सबसे कमजोर पहलू तब आया था जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का दांव लगाकर नीतीश कुमार की हैसियत को कम करने की कोशिश की थी। नीतीश कुमार के साथ एक तरह का खुला भितरघात किया गया था। और उसके नीतीश कुमार को नुकसान भी हुआ। उस नुकसान के चक्कर में एनडीए वहां पर चुनाव हारते हारते बचा था बिहार में, और तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा चुनावी प्रदर्शन किया था उस चुनाव में। आप उसके बाद से देखिए, नीतीश कुमार लगातार राजनीति के केंद्र में रहे हैं, चर्चाओं के केंद्र में रहे हैं। और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक सौदेबाजी का सवाल है, नीतीश कुमार ने कहीं भी अपनी जिसे कहते हैं कि राजनीतिक, ऐसा नहीं है कि असावधानी वश या तबीयत खराब होने वश या वृद्धावस्था वश उन्होंने कोई गलती कर दी हो, कोई गफलत में रह गए हो या उनको नुकसान हो गया हो। ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में यह भी दिखाई पड़ा है कि जो उनका समर्थक वर्ग है वो अभी भी उनके साथ है। अगर वो उनको वोट नहीं देता तो उनका अच्छा इतना प्रदर्शन हो ही नहीं सकता था उनका। क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी काफी नाराजगी थी मोदी सरकार के प्रति। और बिहार में अच्छा प्रदर्शन, मतलब पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन ही किया महागठबंधन ने। पिछली बार तो क्या बहुत सीट ना के बराबर थी राजद की, इस बार तो 4 सीट वो जीते और भी अच्छा प्रदर्शन हुआ। तो मैं ये कहता हूं, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में कमजोर नहीं हुई है। अच्छा, अब दूसरी तरफ सार्वजनिक मंचों पे वो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल अनावश्यक है। आज जो वो राष्ट्रगान जब बज रहा था उस वक्त जो वो हरकतें कर रहे थे, वो बड़ी विचित्र किस्म की हरकतें थी। और तो और, राष्ट्रगान बजने से पहले उन्होंने ये फरमाइश की कि वो तो पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाएंगे। वो एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट था, उसके उद्घाटन का मौका था। अच्छा, और उनके बगल में जो अफसर खड़े हुए हैं वो संभवतः बिहार के मुख्य सचिव हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि बिहार आजकल मुख्य तौर पर सारी बागडोर उन्हीं के हाथों में, वैसे भी मुख्य सचिव के हाथ में ही किसी भी प्रदेश की बागडोर होती है। लेकिन उनको माना जा रहा है कि वो नीतीश कुमार की जगह एक तरह डिफेक्टो मुख्यमंत्री की तरह ही काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो नीतीश कुमार की छवि पे असर डालती हैं।
अब इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि नीतीश कुमार का जनाधार भी ऐसे वीडियो को देखकर नीतीश कुमार का जनाधार भी उन्हें वोट देने के खिलाफ सोचने लगेगा। ये इस नतीजा निकालने की जरूरत कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, तीसरी एक और तथ्य है, सी वोटर ने करीब 1.5 महीने पहले एक सर्वे किया था, उनका जो मूड ऑफ द नेशन होता है, उसमें उन्होंने बताया था कि तेजस्वी यादव को 45% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री होना चाहिए, और नीतीश कुमार की जो स्वीकारोक्ति है मुख्यमंत्री, संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर, वो 18% तक घट गई है। 50% लोग कह रहे थे कि भाई सरकार बदलनी चाहिए, 22% लोग कह रहे थे कि सरकार से वो नाखुश हैं, लेकिन बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे ये सोच के बताएंगे। उनमें से मान लो आधे लोगों ने भी अगर सोच लिया कि सरकार बदलेंगे तो 61% हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में नाराजगी है, नीतीश कुमार की साख गिर रही है। आज एक चर्चा में तो प्रोफेसर संजय कुमार ने भी मान लिया कि नीतीश कुमार की साख निश्चित रूप से गिरी है, लेकिन वो भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी साख गिरने का मतलब ये नहीं है कि उनका जो जनाधार है वो उन्हें छोड़कर चला गया है या निकट भविष्य में चला जाएगा। तो ये जो बिहार की स्थिति दूसरे प्रदेशों से अलग है। बिहार में नीतीश कुमार के प्रति इतने वोटरों का सी वोटर के सर्वे में कहना कि वो खुश नहीं है, इसके बावजूद ये कोई कहे कि वहां पे महागठबंधन, वहां पे एनडीए सरकार के खिलाफ कोई जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी की आंधी चल रही है, तो इस बात पे यकीन नहीं होगा। तो परिस्थिति बिहार की जो है वो ऐसी नहीं है जिसपे हम आंख बंद करके इस तरह की घटनाओं के आधार पर ये भविष्यवाणी करने लगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी परिस्थिति पे और निगाह रखने की जरूरत है। अब एक कयास ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश की ये स्वास्थ्य संबंधी दुर्गति है उसको देखकर काफी खुश है, ये सोच के कि जो हमारी मजबूरी थी वो अब उसकी मजबूती कम हो रही, यानी मजबूरी की मजबूती कम होती जा रही है। तो वो अपने लिए मौका देख रहे हैं कि जल्दी एक ऐसा समय आएगा जब वो बिहार में नीतीश कुमार के बिना भी अपना दबदबा बना पाएंगे। लेकिन इसके बारे में भी कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ऐसा होगा। भाई सारे राजनीति में सारे सितारे जो है वो एक ही व्यक्ति के पक्ष में नहीं जाते, एक ही पार्टी के पक्ष में नहीं जाते। तो काफी मुश्किल स्थिति है बिहार की राजनीति की, इसको समझना एक चुनौती है, मैं ये मानता हूं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की ये दिक्कत भाजपा के लिए भी परेशानी का सबब हो सकती है, जनता दल यूनाइटेड के लिए भी परेशानी का सबब हो सकती है, क्योंकि अभी बिहार के चुनाव में करीब 6 महीने हैं। और आप सोचिए कि अगर ऐसा कहा जा रहा है, आज तो चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये कहा कि संभवतः नीतीश कुमार को अल्जाइमर नाम की एक बीमारी हो गई है, जिसके हम लोग आमतौर पर इससे परिचित हैं, जिसमें धीरे धीरे करके उसका असर होता है और उसका कोई इलाज नहीं होता है। उसमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए लोग भूल जाते हैं, और वो जो जहां वो खड़े होते हैं, जहां मौजूद रहते हैं, उससे तो उनका दिमाग हट जाता है और वो कुछ और तरह का आचरण करने लगते हैं। तो अगर ये अभी नीतीश कुमार में एक तरह की शुरुआत है, इसका मतलब अभी और भी ज्यादा उनकी तबीयत खराब होगी। दवाओं के जरिए केवल उस बीमारी के प्रभाव को धीमा किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। दुनिया में बड़े बड़े लोगों को बीमारी हुई है, और वृद्धावस्था से संबंधित बीमारी है मुख्य तौर पर। तो ये जो स्थिति अभी 6 महीना है, मान लो नीतीश कुमार की और भी तबीयत खराब होती है, तो फिर एक बाकायदा एक संकट पैदा हो जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी संकट पैदा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि भाजपा ने इस संभावना के बारे में या इस संदेश के बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा। मुझे ये भी लगता है कि नीतीश कुमार, उनके सलाहकार भी इस बारे में सोच रहे हैं। उनके बेटे को जिस तरीके से राजनीति में लाने के प्रयास चल रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि ये उसी का परिणाम है। और अब तो राबड़ी देवी ने कह ही दिया है कि भाई आपकी तबीयत खराब है, अपने बेटे को बना दीजिए मुख्यमंत्री। लेकिन नीतीश कुमार अपने मन से तो अब मुख्यमंत्री बदल नहीं सकते, अपने आप को बदल नहीं सकते, उसके लिए तो भाजपा की सहमति लेनी पड़ेगी। भाजपा उनके बेटे को ऐसे मुख्यमंत्री तो बनने नहीं देगी। एक बात है जो कि भारतीय राजनीति के बारे में कही जाती है कि यहाँ पर नेताओं के स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत ज्यादा पर्देदारी की स्थिति रहती है। अमेरिका में शायद ऐसा नहीं है, जो बाइडेन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन फिर से उनका नाम उनको वापस लेना पड़ा।
तो ये जो एक स्थिति है वो एक तरीके से राजनीति में बहुत सारे जो युवा हैं उनके आने का रास्ता रोकती है और बहुत सारे जो करप्ट लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका देती है, क्योंकि नेतृत्व में बैठे हुए लोग जो हैं वो अस्वस्थ होते हैं, वो नियंत्रण नहीं कर पाते। जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर गृह मुख्य सचिव ही सारी सरकार चला रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति बनती है कि ये दबाव डाला जाए नीतीश कुमार पर विपक्षी दलों के द्वारा कि वो मुख्यमंत्री पद अब छोड़ दें, या राज्यपाल को देखिए, निर्णय नेता लेना चाहिए? नेता अगर बीमार है और उसको राज्य का प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही है, तो उससे पार्टी को बहुत नुकसान होता है। इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी कल्याण सिंह से नाराज हो गए। उन्होंने उनको भाजपा के केंद्र से, भाजपा की राजनीति के केंद्र से हटा दिया और राम प्रकाश गुप्ता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। राम प्रकाश गुप्ता संवित सरकार के चरण सिंह के जमाने में मंत्री हुए थे। आप याद समझिए कितने वरिष्ठ रहे होंगे। 1967 में वो जनसंघ के मंत्री थे चरण सिंह की सरकार में। तो उन राम प्रकाश गुप्ता को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनका स्वास्थ्य और दिमागी हालत अच्छी नहीं थी। वो भूल जाते थे, उनके पैर सूजे रहते थे, उनको ये याद नहीं रहता था कि वो जूता पहने हैं कि नहीं पहने हैं। मतलब बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी उनकी, और उनकी वजह से सरकार बिल्कुल ठप सी हो गई, अफसरों के हाथ में चली गई, और उसका बहुत नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। और वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को थोड़े बहुत दिन नहीं बल्कि एक दशक से ज्यादा झेलना पड़ा वो नुकसान। तो उस वक्त जो परिस्थिति बनी, और भी चीजों ने योगदान किया अपना, लेकिन वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था, उल्लेखनीय बात थी ये। तो अगर नीतीश कुमार की वास्तव में तबीयत खराब है और वो पूरी तरीके से अफसरों के हाथ में है, केवल वो राजनीतिक तिकड़म या सौदेबाजी में ही सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं, प्रशासन नहीं दे पा रहे हैं, बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है, आर्थिक प्रगति बिहार में नाम मात्र की है या बिल्कुल ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भले ही अभी न दिख रही हो ऊपर से, क्योंकि एक नई परिघटना यह भी देखी गई है कमल कि एंटी इनकम्बेंसी होती है लेकिन दिखती नहीं है, और निकलती है तो फिर वो बिल्कुल धुआंधार कर देती है। ये भी एक होता है चुनाव में। अब जैसे कर्नाटक में चुनाव हुआ तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी साफ दिख रही थी, और उसका वो भी फर्क भी दिखाई पड़ा। उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा चुनाव से पहले कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही थी, लेकिन चुनाव हुआ तो ऐसा लगा कि भाजपा से बहुत नाराजगी थी लोगों की। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का अंदाज लगाने वाले या पूर्वानुमान लगाने वाले जो लोग दावा करते हैं, उन्हें मान लो ये विशेषज्ञता हासिल है, वो दावे मुझे लगता है संदिग्ध हैं। जो आंख से नहीं दिखता है वो होता है, क्योंकि जितने लोगों ने सी वोटर के सर्वे में ये कहा है कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद नहीं करते, वो बहुत बड़ी संख्या है। नीतीश कुमार हमेशा काफी आगे रहते थे इस तरह की रेटिंग में, और तेजस्वी यादव उनसे थोड़े बहुत आगे नहीं है। कहां 18% और कहां 45%, आप सोचिए, दूनी से भी ज्यादा। 50% लोग कह रहे हैं कि भाई हमें ये सरकार बदलनी है, 22% लोग कह रहे हैं कि नाराज तो हम भी हैं लेकिन सरकार बदलेंगे नहीं बदलेंगे ये अभी हम तय करेंगे। इसका मतलब 72% लोग ऐसे हैं जो कि भाजपा को वोट देने के बारे में, जिनके वोट की जिनके वोट एनडीए को मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि जो सामुदायिक वोटिंग ब्लॉक्स हैं, उनका समर्थन भाजपा के पास, एनडीए के पास काफी अच्छा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। महागठबंधन के पास भी है लेकिन भाजपा के पास भी ऐसा कमजोर समर्थन नहीं है उनका, ये भी एक स्थिति है। तो ये दोनों बड़ी अंतर्विरोधी बातें हैं। इस तरह दो अंतर्विरोध सामने आते हैं हमारे। एक अंतर्विरोध तो ये है कि नीतीश कुमार का जो सार्वजनिक प्रदर्शन है वो अचरज में डालता है, क्योंकि वो हास्यास्पद सा लगता है, लेकिन उनकी जो राजनीतिक सौदेबाजी की क्षमता है वो कहीं कम नहीं दिखाई पड़ी, उसमें वो गलती करते हुए नजर नहीं आते। एक तो अंतर्विरोध ये है। दूसरा अंतर्विरोध ये है कि
सर्वे में दिखाई पड़ रहा है कि लोग बहुत नाराज हैं इस सरकार से, लेकिन जो सामाजिक गठजोड़ है एनडीए का, वो अभी भी मजबूत दिखाई पड़ रहा है, उसके अंदर कोई दरार नहीं दिख रही है। वैसे अभी ऐसे वो चिराग पासवान जिन्होंने पिछली बार नीतीश कुमार की जड़ खोदने की कोशिश की थी, वो इस बार खुल के कह रहे हैं कि भाई इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, यही मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा ने ये तो नहीं कहा ये मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन चिराग पासवान ने तो कह ही दिया है ये मुख्यमंत्री होंगे। तो ये दो बिहार की राजनीति के अंतर्विरोध हैं, जिन पे हम लोगों को निगाह रखनी होगी कि किस तरफ इनका समाधान निकलता है। आज एक और खबर आई अखबारों में कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जज हैं यशवंत वर्मा, उनके घर में आग लग गई। आग लगने के बाद दमकल वाले पहुंचे, आग बुझाई गई, तो फिर पता चला कि 15 करोड़ रुपए नकदी भी घर में था। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या जो भी कोलेजियम होता है उसकी तरफ से फैसला किया गया कि जहां से आए हैं उनको वहां वापस भेज दिया जाए इलाहाबाद। इलाहाबाद के वकीलों ने कहा कि हम कोई डंपिंग बॉक्स तो है नहीं कि आप भ्रष्ट लोग कूड़ेदान तो है नहीं है। हाँ, तो ये जो एक स्थिति है, क्या ये कोलेजियम व्यवस्था के बारे में एक सवाल खड़ा करती है, या हम ये कहें कि जो न्यायालय उसमें काफी ज्यादा भ्रष्ट किस्म के लोग भी आ गए हैं, ऐसा लगता है? भाई ये तो है ही। अब खबर तो हमें आज नहीं कल परसों ये तो पता लगनी चाहिए कि खुद जज साहब तो थे नहीं उस वक्त घर में जब आग लगी हुई थी। जज साहब 15 करोड़ रुपए के बारे में क्या सफाई देते हैं? भाई वो जज ही तो हैं हाई कोर्ट के, वो स्वर्ग के राजा इंद्र तो है नहीं कि उससे सफाई नहीं मांगी जा सकती। और वो 15 करोड़ रुपए तो बाकायदा दमकल वालों ने बरामद किए, दमकल के रजिस्टर में चढ़ गए। वो तो अब उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जज को बताना पड़ेगा कि 15 करोड़ रुपए कहां से आए। 15 करोड़ रुपए तो इस तरह कैश कोई रख नहीं सकता अपने घर में। निर्विवाद रूप से वो भ्रष्टाचार का पैसा है। अगर किसी और का पैसा है तो किसका पैसा है उनको बताना पड़ेगा। 10-15 लाख रुपए का तो कोई भी तर्क दे सकता है, कोई भी आदमी अपने घर पे किसी जरूरत के मुताबिक लोग निकाल के रख सकते हैं। 15 करोड़ तो बहुत होता है। हमने तो आज तक 15 करोड़ रुपए देखे भी नहीं है जिंदगी में एक साथ। तो ये पूरी जिंदगी आदमी पैसे पूरी जिंदगी नौकरी करता है, तब मुश्किल से उसके पास 1-1.5 करोड़ रुपया हो पाता है, या रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह को सबको मिला के। तो 15 करोड़ रुपए की सफाई तो उनको देनी पड़ेगी। और यशवंत, क्या नाम था उनका, यशवंत वर्मा। हाँ, यशवंत वर्मा साहब के घर का ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण से पूरी की पूरी न्यायपालिका के ऊपर सवालिया निशान लग गया है। क्योंकि मैंने तो पत्रकार के तौर पर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर मैंने कई बार मुकदमे लड़े हैं और मैं अदालतों में पेश हुआ हूं। तो मैंने अदालत में खुद अपनी आंखों से देखा है कि जज के सामने ही उनका पेशकार रिश्वत लेता है। और जज की जो चाय पानी होता है दोपहर में, वो उसी रिश्वत के पैसे से होता है। और वो उस वक्त तो रिश्वत 10-5 रुपए की होती थी। मैं पुरानी बात कह रहा हूं, 10-15-20 रुपए की रिश्वत होती थी तारीख वारीख देने के लिए। लेकिन जब 10-15-20 रुपए की रिश्वत दिन भर ली जाती है जज के सामने, तो बड़ी रिश्वतें भी ली जाती थी। और उसकी कचहरियों में चर्चाएं होती थी कि एक एक जमानत के ऊपर, एक एक जमानत के लिए सौदे होते हैं। जंग से ही कहा जाता है कि वकील को क्या करना, जज को करना चाहिए। मतलब जज को फुसला लो, सारा काम हो जाएगा। वकील तो केवल उसका एक जरिया होगा उसको फुसलाने का। तो ये जो स्थिति है वो बताती है कि न्यायपालिका में शुचिता, ईमानदारी, पारदर्शिता, ये सब बातें अतीत की हो चुकी हैं और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। इस तरह की, क्योंकि जजों के घर से पैसे मिले, अफसरों के यहां से तो पैसे मिलते थे, लेकिन जजों के यहां से इस तरह की रकम मिलने की शायद ये पहली घटना है, एक जज के यहां से रकम मिलने की। तो ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है। और न कॉलेजियम के ऊपर, सबके ऊपर, हर एक चीज के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। किसके ऊपर आप भरोसा करेंगे? आपके देश का सबसे बड़ा पूंजीपति है, वो अमेरिका में फ्रॉड करने के लिए उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। देश का सबसे बड़ा पूंजीपति जो है उसके ऊपर वहां मुकदमा चल रहा है। जज के घर में 15 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। एक एक क्लर्क और एक एक चपरासी टाइप किस्म के घर के लोगों के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश में जाने कितने बार निकल चुके हैं। तो ये स्थितियां हैं।
और ये भी है कि बहुत सारे लोग जो जज बने हैं, ऐसा दिखता है कि वैचारिक रूप से काफ़ी अजीब तरह के हैं, पुरातनपंथी हैं। एक जस्टिस मिश्रा हैं, जिन्होंने कल पोस्को केस के बारे में बहुत ही अजीब-सा बयान दिया। उसके पहले कोई जस्टिस यादव थे, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लेकर अजीब-सा बयान दिया था। तो ये एक बात आती है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, उसमें जब कॉलेजियम के द्वारा नाम भेजे जाते हैं, तो जो कार्यपालिका है, वो कुछ नामों पे बैठ जाती है, कोई जवाब नहीं देती है और वो एक दबाव डालती है कि कुछ हमारे जजों को भी आप शामिल कीजिए। और शायद ये भी एक कारण है कि बहुत सारे इस प्रवृत्ति के जज आ गए हैं न्यायपालिका में। आपकी इसके बारे में क्या टिप्पणी है? मेरा कहना यह है कि ये जो बात आपने कही है, ये तो बात सही है कि जो कॉलेजियम कोई भी सिस्टम हो जजों की नियुक्ति का, उसमें सरकार अपनी मर्जी चलवा ही लेगी। मतलब सरकार की मर्जी के बिना तो कोई नियुक्तियां हो नहीं सकती, ये तो बिल्कुल तय है। जो कार्यपालिका है, इस लिहाज से कार्यपालिका और जो चुने हुए मंत्री हैं, चुनी हुई सरकार है, इस लिहाज से वो हमेशा ही शक्तिशाली होते हैं और अंत में उनकी चलती है थोड़े बहुत हेर-फेर के साथ। जहां तक जजों के सामाजिक विचारों का सवाल है, वो एक अलग अलग मुद्दा है। क्योंकि जजों का जो प्रशिक्षण होता है, उस प्रशिक्षण के वक्त जो है, भाई हर जज तो प्रशिक्षण के जरिए ही आगे बढ़ता है। तो जो जजों का प्रशिक्षण होता है, उस प्रशिक्षण में उन्हें क्या सिखाया जाता है, क्या उनका पाठ्यक्रम होता है, उनके सामाजिक विचारों की जांच कैसे होती है, ये मुझे नहीं पता है। मैं इसको अपनी कमी मानता हूं। अच्छा, और इस तरह के सामाजिक विचार व्यक्त करने के लिए क्या उनके ऊपर कोई पाबंदी होती है? जैसे अफसर तो लोग इस तरह के विचार व्यक्त कर नहीं सकते, अफसरों के खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी। जज किस तरीके से जज के रूप में इस तरह की तमाम फतवेबाजी करता रहता है? अब जो मिश्रा जी हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने जो फैसला दिया है कि आप गुप्तांग को भी छू सकते हैं, आप किसी की नारा भी तोड़ सकते हैं, उसको पुलिया के नीचे भी खींच के ले जा सकते हैं, फिर भी आप जो है वो यौन दुराचरण के दोषी नहीं होंगे। उसके लिए ये सिर्फ तैयारी है उसकी, वो कह रहे हैं। यानी जब तक बाकायदा बलात्कार करने न लगे वो, तब तक वो मानेंगे ही नहीं कि वो बलात्कार का या कदाचार, वो क्या कहते हैं, दुष्कर्म का, बलात्कार शब्द आजकल प्रचलित नहीं है, दुष्कर्म का दोषी है। ये उनका फैसला है। तो इन तमाम बातों को देख के बहुत ताज्जुब होता है और अफसोस होता है कि दरअसल हम लोगों की न्यायपालिका किस दिशा में आ गई है। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने एक फैसला लिया कि सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। क्या हम इसे एक साहसिक फैसला माने या पैर पे कुल्हाड़ी मारने के रूप में माने? इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं निजी तौर पर तो ये मानता हूं कि मुसलमानों को आरक्षण देने का मतलब है कि आप किसी समुदाय को धर्म के आधार पर आरक्षित कर रहे हैं, और ये संविधान सम्मत नहीं है, मेरा मानना ये है। अच्छा, लेकिन मेरी इस राय के खिलाफ भी बहुत से लोगों की राय है। बहुत से लोगों के पास बड़े मजबूत तर्क हैं इस सवाल के ऊपर कि भाई सरकारी ठेकों में आरक्षण दिया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो आरक्षण है, ये सरकारी ठेकों में आरक्षण है। आप देखिए इस बात, कौन सा मुसलमान ठेका लेने के लिए जाएगा? वही मुसलमान जाएगा जो खुशहाल होगा। अच्छा, इसमें यह भी नहीं है इस आरक्षण में कि भाई वो सैयद शेख, वो अशराफ मुसलमान होगा कि पसमानदा मुसलमान होगा। ऐसा भी नहीं है कि केवल पसमानदा मुसलमानों को कोई आरक्षण दिया हो तो हम मान सकते थे कि भाई ओबीसी मुसलमानों को कुछ आरक्षण देने की कोशिश हो रही है। ये भी नहीं है। एक केवल मुस्लिम कैटेगरी को जब आप आरक्षण देते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि मुसलमान समाज के खुशहाल, रंग रुतबे वाले, पैसे वाले जो लोग हैं, जो ठेका लेने की जरूरत कर सकते हैं, जिनके ठेका लेने की हैसियत है, वो उनको आरक्षण दिया जा रहा है। यानी मुसलमानों का जो समृद्ध और मजबूत तबका है, उसको विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है। इसका तो यही मतलब हुआ ना। अच्छा, ये तो आरक्षण की जो भावना है, उसमें तो कई चीज फिट होती ही नहीं। अगर वो अर्जाल मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते, कहते भाई हम लाल बेगी या हलाल खोरों को कोई आरक्षण दे रहे हैं, हम पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों के लिए कोई विशेष सुविधा की श्रेणी बना रहे हैं, तब भी कुछ बात समझ में आती। जैसे कि मान लीजिए
जो डाइवर्सिटी वाला मुद्दा था, ये एक बार चंद्रभान के नेतृत्व में दलित नेतृत्व ने उठाया था, उसमें ये था कि दलितों को उद्योगों में लाया जाए और उनके लिए उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं। उसका तर्क ये था, जो भोपाल सम्मेलन हुआ था। तो बात समझ में आती थी कि भाई एक ऐसे समाज को जो बहुत ही दबा कुचला है, जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं करता कि कभी वो उद्योगपति बनेगा, उसको उद्योगपति बनाने की कोशिश की जाए, उसको केवल सरकारी नौकरियों में ही आरक्षण तक सीमित न रखा जाए। वो एक नई बात थी, बात समझ में आती थी, हम सब लोग उसके साथ भावनात्मक रूप से और तार्किक रूप से जुड़े थे। अब यहां तो बिल्कुल नई बात समझ में, अगर आप सच्चर कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देंगे तो वहां पर मुसलमानों की गरीबी बताई गई है, बहुत गरीब हैं, अशिक्षित हैं, बुरी हालत में है। लेकिन ये तो आप ठेकों में आरक्षण दे रहे हैं, आप शिक्षा में नहीं आरक्षण दे रहे। किनको आरक्षण दे रहे हैं आप? किसी समाज का जो क्रीम, समाज की सबसे ज्यादा मलाईदार परत है, उसको आरक्षण दे रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा, मैं इसके प्रति असहज हूं। हम आज की अपनी इस चर्चा को इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक बार मैं फिर से सभी दर्शकों से कहूंगा कि वे नई परख चैनल के साथ जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।